गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा एनिमल चल रहा था वो एनिमल कौन सा है हमारा? ब्रैंकियोस्टोमा। और ब्रैंकियोस्टोमा में हमने जो पाचन की क्रिया है उसका कुछ भाग या हम कहें आहार नाल का कुछ भाग हमने हमारी पहले वाली वीडियो में करा था। तो एक बार पहले उसको रिवाइज करते हैं कि हमने देखा था जो एम्फिओक्सिस है, एम्फिओक्सिस में जो आहार नाल है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। पूर्ण विकसित आहार नाल है तो कहाँ से मिलती है? प्रारंभ होगी, मुख से प्रारंभ होती है। मुख कहाँ मिलता है? जो रोस्ट्रम है, प्रॉथ या रोस्ट्रम के नीचे छिद्र रूपी संरचना के रूप में पाया जाता है। ये मुख किसके द्वारा? एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, जिसको हमने क्या कहा था? मुख का हमने एक तरीके से उसको कहा था कि जो एक वलय रूपी मेम्ब्रेनियस संरचना पाई जाती है। इसके बाद उस मेम्ब्रेन पर क्या लगते हैं? कुछ स्पर्शक लगे होते हैं या सिराई लगी होती हैं, जिन्हें हमने बकल सिराई कही थी। अब बकल सिराई किसमें खुलती है? तो बकल सिराई एक छिद्र के द्वारा मुख गुहा या वेस्टिब्यूल में खुलती है। दूसरी संरचना क्या देखी थी हमने? मुख गुहा या इसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। इस वेस्टिब्यूल में कुछ उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। उन उंगली नुमा प्रवर्धों को हमने वीलर अंग कहा था। ये वीलर अंग एपिथेलियम कोशिकाओं के बने होते हैं, साथ ही साथ इन पर सीलिया लगे होते हैं। तो कैसे होते हैं ये सीलियरी वीलर अंग? इनमें पाए जाते हैं। अब इनके पीछे फिर से एक पतली झिल्ली के नुमा संरचना के रूप में वीलम पाया जाता है। क्या मिलता है इसके बाद? वीलम पाया जाता है। कैसी संरचना है? वीलम एक पतली झिल्ली के समान संरचना होती है। और वीलम क्या कार्य करता है? ये एक तरीके से मुख गुहा को ग्रसनी से पृथक करने वाली झिल्ली होती है। इस वीलम पर एक छिद्र होता है, यानी कि वीलम के द्वारा, जैसे अगर हम कहें एक यहाँ बीच में से एक छिद्र नुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आंत्रमुख कहते हैं। कैसी संरचना है? छिद्र के जैसी। और इस पर एक वाल्व भी लगा होता है। एक वलय नुमा एक छिद्र है जिस पे क्या होता है? वाल्व लगा होता है। ये क्या हो गया? एक वाल्व। और साथ ही साथ इस पर भी कुछ क्या होते हैं? स्पर्शक लगे होते हैं। आंत्रमुख में भी क्या होते हैं? स्पर्शक होते हैं। बीच में छिद्र हो गया और ये क्या लगा हुआ है? वाल्व होता है। तो ये वाल्व क्या करता है? ये वाल्व जलधारा के साथ संकुचित होने और फैलने का कार्य करता है। साथ ही साथ आंत्रमुख क्या करता है? मुख गुहा को ग्रसनी से जोड़ने वाला भाग भी होता है। क्या करता है ये? मुख गुहा को ग्रसनी से जोड़ने वाला भाग भी करता है। कुछ वैज्ञानिक आंत्रमुख को पहले मुख मानते थे, लेकिन वैसे तो जो मुख होता है वो सीधे ग्रसनी में नहीं खुलता। पहली बात तो मुख कभी सीधे ग्रसनी में नहीं खुलता। दूसरा, आंत्रमुख एंडोडर्म के द्वारा बना हुआ होता है। उसकी जो लाइनिंग है या स्तर है वो किसका है? एंडोडर्म का है। तो इसलिए इसको मुख नहीं माना जाता है। मुख कहाँ होता है? जो वीलम का छिद्र है, सॉरी, जो वेस्टिब्यूल का छिद्र होता है उसे ही मुख माना जाता है। तो ये तो सारी संरचनाएं कौन सी हुई? जो हमने हमारी पहले वाली वीडियो में बात की थी। अब आंत्रमुख किसमें खुलता है? आंत्रमुख खुलता है ग्रसनी में।
तो एम्फिओक्सिस की आहार नाल का अधिकांश भाग किसके द्वारा, ग्रसनी के द्वारा बनाया जाता है। ये इसका कौन सा भाग हो गया, ये इसका ग्रसनीय क्षेत्र है। जो ग्रसनीय क्षेत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। ग्रसनी को कैसे दो क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे हर्टमानिया में हमने ग्रसनी को दो क्षेत्र, पहला परिग्रसनीय क्षेत्र और दूसरा श्वसनीय क्षेत्र, दो भागों में बांटा था। उसी तरीके से जो एम्फिओक्सिस है उसमें भी ग्रसनी दो क्षेत्रों में, परिग्रसनीय क्षेत्र और ग्रसनीय क्षेत्र में बटी होती है। आगे का भाग क्या होता है, परिग्रसनीय क्षेत्र कहलाता है और पीछे का भाग ग्रसनीय क्षेत्र कहलाता है। तो यदि हम ब्रैंकियोस्टोमा की ग्रसनी की बात करें, ग्रसनी को हम दो क्षेत्रों में बांटते हैं। एक है परिग्रसनीय क्षेत्र और दूसरा क्या होता है, ग्रसनीय क्षेत्र। जो परिग्रसनीय क्षेत्र है इसमें किसी भी प्रकार के, हम कहें गिल स्लिट्स और जो गिल छड़े हैं नहीं पाई जाती। ग्रसनी का अधिकांश भाग किसके द्वारा, ग्रसनीय क्षेत्र के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भाग कौन सा है, परिग्रसनीय क्षेत्र है। ये आंत्रमुख के हमने क्या दिखाए हैं, सीलिया दिखाए हैं, या हम कहें उसमें जो सिराइयाँ होती हैं जिनके द्वारा जलधारा उत्पन्न की जाती है। अब इसके बाद कौन सा क्षेत्र आ गया, ग्रसनीय क्षेत्र। जब हम ब्रैंकियोस्टोमा की ग्रसनी क्षेत्र की बात करते हैं, ग्रसनीय क्षेत्र, तो इस ग्रसनीय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, गिल्स बार या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। जो ग्रसनीय क्षेत्र है ये गिल स्लिट्स किसमें खुलते हैं, ये गिल स्लिट्स एट्रियम गुहा में खुलते हैं। कम से कम 200 से 300 तक छिद्र कहाँ, ग्रसनीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन छिद्रों को आधार प्रदान करने के लिए इसमें क्या पाई जाती है, दो तरह की छड़ें पाई जाती हैं, जिन्हें प्राथमिक और द्वितीयक गिल्स छड़े कहते हैं। इन बीच बीच में गिल छिद्रों के साथ, गिल स्लिट्स के साथ क्या मिलती हैं, प्राथमिक व द्वितीयक गिल छड़े पाई जाती हैं। तो ये हमने एक तरीके से क्या किया है, ग्रसनीय क्षेत्र बनाया है। ग्रसनीय क्षेत्र में क्या है, ये छोटे छोटे छिद्र गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। और दो प्राथमिक जो गिल स्लिट्स होती हैं, दो प्राथमिक जो गिल्स बार है इनको हम प्राथमिक और द्वितीयक गिल्स बार में बांटते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक गिल्स बार के कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम कि कौन सी प्राथमिक है कौन सी द्वितीयक है, तो दो प्राथमिक गिल बार के मध्य एक कौन सी बार पाई जाती है, द्वितीयक गिल छड़ पाई जाती है। ठीक है, जो इनके छिद्र हैं इनको हम क्या कहते हैं, गिल स्लिट्स कहते हैं। ये गिल स्लिट्स छोटे छोटे कितने, कम से कम 100 से 200 तक के, या हम कैसे 200 से 300 तक के इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। वो गिल स्लिट्स किसमें, एट्रियम गुहा में खुलते हैं। इन गिल स्लिट्सों को आधार देने के लिए बीच बीच में इनके क्या पाई जाती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक गिल छड़ें पाई जाती हैं।
प्राथमिक और जो द्वितीयक गिल छड़ें हैं ये कैसी होती हैं, इन पर भी सीलिया पाए क्या मिलेंगे, इन पर भी सीलिया पाए जाते हैं। अब जो दो लगातार पाई जाने वाली गिल स्लिट्स के साथ लगातार पाई जाने वाली छड़ों को हम प्राथमिक गिल छड़ कहते हैं, और दो प्राथमिक गिल छड़ों के मध्य क्या पाई जाती है, एक द्वितीयक गिल छड़ पाई जाती है। ये दो प्राथमिक हैं तो इनके मध्य एक क्या हो गई, द्वितीयक गिल छड़। ये दो प्राथमिक हो गई, इनके मध्य ये क्या हुई, द्वितीयक गिल छड़। तो इस तरीके से दो प्राथमिक गिल छड़ों के मध्य एक द्वितीयक गिल छड़ होती है, या हम कह सकते हैं दो द्वितीयक गिल छड़ों के मध्य एक प्राथमिक गिल छड़ पाई जाती है। इन छड़ों और गिल स्लिट्स के द्वारा जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसमें ग्रसनी का आधार बढ़ जाता है, इसलिए ये जो ग्रसनी होती है वो ब्रैंकियोस्टोमा में श्वसन के पाचन अंग के साथ साथ श्वसनीय क्षेत्र का भी कार्य करती है, क्योंकि ये ही वो क्षेत्र होता है जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। क्योंकि ये कैसी है, सीलिएटेड है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पक्षमाप पाए जाते हैं। अगर हम प्राथमिक गिल छड़ की बात करते हैं तो इसमें जो है अग्रस्थ, पार्श्वीय तथा पृष्ठ सीलिया पाए जाते हैं। अगर हम इसकी छड़ की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, यदि हम किसी गिल छड़ की एक सतह देखें तो इसकी जो हर सतह है, यानी कि जो अग्र सतह है वो पार्श्व सतह तथा जो पृष्ठ सतह है वो भी कैसी होती है, पक्षमाभी होती है। तो इस पक्षमाभी स्थिति की वजह से जो ग्रसनी की छड़ें होती हैं वहाँ जलधारा में निरंतर स्पंदन उत्पन्न किया जाता है, और इस स्पंदन की वजह से क्या होता है, गैसों का विनिमय भी इसी क्षेत्र में होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ तक का भाग क्या हुआ, यहाँ तक का भाग ग्रसनीय क्षेत्र होता है। अब ग्रसनीय क्षेत्र में नीचे की और ये जो संरचना है ये क्या होती है, एंडोस्टाइल होती है। एंडोस्टाइल के लिए हमने पहले भी कहा था कि एंडोस्टाइल किसके समान, थायराइड ग्रंथि के समान होती है। तो ये क्या मिल रही है, ग्रसनीय में निचली सतह पर एंडोस्टाइल पाई जाती है। इस एंडोस्टाइल में भी क्या होती हैं, 5 अनुदैर्घ्य तथा 4 प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है। अनुदैर्घ्य सीलिया युक्त कोशिकाएं पंक्तियां पाई जाती हैं तथा 4 ग्रंथिल कोशिकाओं की पंक्तियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा एंडोस्टाइल से श्लेष्म का स्रवण किया जाता है। 5 पंक्तियों में क्या लगे होते हैं, सीलिया होते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, 4 पंक्तियों में ग्रंथिल कोशिकाएं होती है। कहाँ, एंडोस्टाइल में। अब एंडोस्टाइल का क्षेत्र ग्रसनी में यहाँ ऊपर की ओर बढ़कर क्या कहलाता है, परिग्रसनीय बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडोस्टाइल ही यहाँ ऊपर की ओर बढ़कर क्या कहलाता है, परिग्रसनीय बैंड कहलाता है। और साथ ही साथ ये परिग्रसनीय बैंड जो ग्रसनी है उसकी पृष्ठ सतह पर पीछे की ओर परिग्रसनीय खांच कहलाती है। तो इन सभी संरचनाओं के द्वारा किसका, ग्रसनीय क्षेत्र का निर्माण होता है।
क्या क्या संरचना मिलती है ग्रसनीय क्षेत्र में? तो ग्रसनीय क्षेत्र में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं या हम कह सकते हैं गिल छिद्र पाए जाते हैं। गिल छिद्रों की संख्या 200 से 300 तक होती हैं। गिल छिद्र किसमें खुलते हैं? नीचे की ओर एट्रियम गुहा में खुलते हैं। इन गिल छिद्रों के साथ साथ इसमें क्या लगी होती हैं? गिल छड़ें लगी होती हैं, जिन्हें प्राथमिक और द्वितीयक गिल छड़ों में बांटा गया है। ये जो प्राथमिक और द्वितीयक गिल छड़ें होती हैं, ये गिल छिद्रों का आधार प्रदान करने, साथ के साथ जो ग्रसनीय क्षेत्र होता है उसका आधार बढ़ाने का कार्य करती हैं। इसके साथ जो ग्रसनी है उसमें क्या मिलती है? एंडोस्टाइल मिलती है। यहाँ अग्रभाग में क्या बना रही है? ये परिग्रसनीय बैंड बनाती है तथा पृष्ठ सतह की ओर ये ग्रसनीय क्षेत्र में क्या पाई जाती है? परिग्रसनीय खांच पाई जाती है। ये किसका भाग हो गया? ग्रसनी का। अब ग्रसनी पीछे किसमें खुलती है? तो यहाँ अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये क्या हुआ? ग्रसनीय क्षेत्र। ये ग्रसनीय क्षेत्र यानी कि ये परिग्रसनीय खांच आगे किसमें खुलती है? ये खुलती है ईसोफेगस या ग्रसिका में। परिग्रसनीय खांच आगे किसमें खुलती है? ईसोफेगस में खुलती है। ईसोफेगस एक संकरी रोमावी नलिका समान छोटी संरचना होती है। कैसी है? संकरी है, छोटी है, साथ के साथ इसमें छोटे छोटे रोम लगे होते हैं। तो क्या होती है वो? ईसोफेगस होती है। अब ये ईसोफेगस आगे जिस संरचना में खुलती है उसे हम क्या कहते हैं? आंत कहते हैं। नेक्स्ट जो इसकी आहार नाल की संरचना है वो क्या कहलाती है? आंत कहलाती है। इस आंत को हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग होंगे? तो एक भाग होता है मध्यांत या मिडगट, पश्चांत और साथ ही साथ होता है रेक्टम या मलाशय। 3 भाग हो गए। कौन कौन सा? मध्यांत या मिडगट, पश्चांत हिंडगट तथा रेक्टम या मलाशय। तो इस डायग्राम में यदि हम देखें तो ईसोफेगस के आगे का भाग, क्योंकि ईसोफेगस कैसा है? छोटी सी संरचना है। यहाँ ये संरचना क्या कहलाती है? मध्यांत कहलाती है। मध्यांत के आगे ये संरचना जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? पश्चांत या हिंडगट कहते हैं। इसके आगे क्या मिलता है? रेक्टम होता है और लास्ट में ये गुदा के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। अब इसमें भी जो मध्यांत्र होता है वो अंदर की ओर घूमकर एक अभिवृद्धि का निर्माण करती है। आंत्र क्षेत्र में मध्यांत अंदर की ओर घूमकर क्या कर रही है? एक अभिवृद्धि का निर्माण करती है, जिसे मध्यांत अंधवर्त या मिडगट डायवर्टिकुलम कहते हैं। ठीक है, फिर से बात करते हैं हम किसकी? आंत्र की। आंत्र में क्या क्या है? आंत्र को 3 क्षेत्रों में बांटा, मध्यांत, पश्चांत और रेक्टम। जो रेक्टम है वो गुदा के द्वारा बाहर खुलता है। मध्यांत क्षेत्र जो होता है ये अंदर की ओर घूमकर अभिवृद्धि नुमा संरचना के रूप में किसका निर्माण करता है? मध्यांत अंधवर्त का निर्माण करता है। मध्यांत अंधवर्त एक ऐसी संरचना है जो कि इनमें यकृत के समान कार्य करती है। तो इस प्रकार से क्या हो गई? ये इसकी आहार नाल की संरचना होती है।
जो कि पूर्ण विकसित आहार नाल के रूप में पाई जाती है। अब इसके साथ साथ जो इनकी मध्यांत्र होती है, मध्यांत्र क्षेत्र में एक रोमाभी पार्श्वीय क्या पाया जाता है, प्रवेश पाया जाता है। लेटरल एंट्री होती है, क्या होती है, रोमाभी होती है। ये इसका कार्य है, ये क्या करती है, भोजन को मध्यांत्र से पश्चात में ना जाकर सीधे पहले किस में भेजती है, मध्यांत्र अंतवर्त में भेजने का कार्य करती है। अब इसके पश्चात पश्चांत्र क्षेत्र में एक वलयनुमा संरचना पाई जाती है जिसे इलियोसिकल वलय कहते हैं। कुछ वलयनुमा संरचना होती है जिन्हें इलियोसिकल वलय कहते हैं। ये वलय भी कैसी होती हैं, रोमाभी होती है। ठीक है, संरचना में यदि हम फिर से देखें क्या क्या हुई, प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से होता है। मुख का मिलता है, जो प्रौथ है उसके नीचे छिद्र के रूप में पाया जाता है। मुख के आगर एक झालरनुमा संरचना होती है। उस झालरनुमा संरचना पर स्पर्शक या सिराई लगी होती हैं जिन्हें मुखीय सिराई कहते हैं। यह चित्र किसमें खुलता है, मुख गुहा या वेस्टिब्यूल में खुलता है। वेस्टिब्यूल में जो उंगलीनुमा प्रवर्ध होते हैं उन्हें हम वीलर अंग या मूलर के अंग कहते हैं। इसके पश्चात जो व्हीलर के अंग के पीछे हैं एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे व्हीलम कहते हैं। व्हीलम के बाद क्या होता है, एक छिद्रनुमा संरचना है जिसे आंत्रमुख कहते हैं। आंत्रमुख छलनी के समान कार्य करता है। क्योंकि इसमें एक वाल्व पाया जाता है, अवरोधनी पाई जाती है। अवरोधनी इस आंत्रमुख को खोलने और बंद करने का कार्य करती है जिससे जलधारा में केवल छन कर ही अंदर जाती है। इसके पश्चात आंत्रमुख किसमें खुलता है, ग्रसनी में। ग्रसनी को हम दो क्षेत्रों में बांटते हैं, परिग्रसनीय क्षेत्र और ग्रसनीय क्षेत्र। परिग्रसनीय क्षेत्र में गिल छिद्र या गिल बार नहीं पाए जाते। जो ग्रसनीय क्षेत्र है उसमें कम से कम 200 से 300 तक गिल छिद्र पाए जाते हैं। इसके साथ साथ गिल छिद्रों के साथ लगे हुए प्राथमिक व द्वितीयक गिल छड़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा ग्रसनीय क्षेत्र में क्या होती हैं, एंडोस्टाइल होती है। एंडोस्टाइल आगे की ओर परिग्रसनीय बैंड बनाती है। फिर यहाँ परिग्रसनीय खांच होती है। ये परिग्रसनीय खांच आगे किसमें, ईसोफेगस में खुलती है, यानी कि ग्रसनी क्षेत्र को किससे, ईसोफेगस से जोड़ने का कार्य परिग्रसनीय खांच करती है। इसके पश्चात ईसोफेगस एक रोमावी संकरित छोटी संरचना है। ये किसमें खुलती है, आंत में खुलती है। आंत के 3 भाग हैं, मध्यांत, पश्चांत और रेक्टम। मध्यांत नीचे की ओर अभिवृद्धि करके रोमावी संरचना के रूप में मध्यांत अंधवर्त का निर्माण करता है। मध्यांत अंधवर्त के साथ यहाँ एक रोमावी प्रवेश लगा होता है जो भोजन को मध्यांत्र से सीधे पश्चात में जाने से रोकता है। पीछे की ओर क्या होता है, पश्चात। यहाँ पर कुछ वलयनुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें इलियोसिकल वलय कहते हैं। ये भी कैसी होती है, रोमावी संरचना होती है। अंत में क्या मिलता है, रेक्टम होता है जो कि गुदा द्वारा बाहर खुलता है। तो ये किसकी बात हुई, आहार नाल की संरचना की बात है। अब हम बात करते हैं इसमें पाचक ग्रंथि की। तो पाचक ग्रंथि के रूप में इसमें केवल कौन होता है, इसमें
मध्यांत अंधवर्ध ही पाचक ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। इनमें यकृत या अग्नाशय जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, केवल क्या होता है, मध्यांत अंधवर्ध ही पाचक ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। इसके लिए इस मध्यांत्र में क्या होती हैं, जाइमोजन कोशिका पाई जाती है। मध्यांत अंधवर्धन में क्या होता है, विशेष प्रकार की क्या मिलती है, जाइमोजन कोशिका पाई जाती है। ये जाइमोजन कोशिकाएं क्या करती हैं, बहुत सारे एंजाइम स्रावित करती है, जैसे एमाइलेज हुआ, प्रोटीएज, लाइपेज। तो ग्रंथि क्या मिलती है, मध्यांत अंधवर्ध पाचक ग्रंथि के रूप में पाई जाती है और उसमें क्या मिलती है, जाइमोजन कोशिकाएं मिलती हैं। ये जाइमोजन कोशिकाएं बहुत सारे एंजाइम स्रावित करती हैं जो कि भोजन का पाचन करने का कार्य करते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं तो जो ब्रैंकियोस्टोमा है, जैसे कि हमने पहले देखा था, ब्रैंकियोस्टोमा एक समुद्र जलीय जीव है। तो समुद्र जलीय जीव है, इसमें जब ये जल में निरंतर धारा होती है तो वो इस निरंतर जल धारा शरीर में जब प्रवेश करती है उसके साथ ही भोजन के कण अंदर प्रवेश करती हैं। तो इस वजह से इसमें किस प्रकार का फिल्टर फीडिंग पाई जाती है, जलधारा में घुले हुए भोजन के कण ही अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम ब्रैंकियोस्टोमा के भोजन की बात करते हैं तो ये भोजन के रूप में किन किन को ग्रहण करता है, ये ग्रहण करता है प्रोटोजोआ, साथ ही साथ बात करें जैसे डेस्मेड, डायटम्स, ये क्या होते हैं, पादप जो प्लवक होते हैं, पादप या जंतु प्लवक इसका प्रमुख भोजन होते हैं। अब इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है, तो ब्रैंकियोस्टोमा की जब हम बात करें भोजन में, ठीक है, किस प्रकार की विधि पाई जाती है, विधि है इसमें पक्षमाभि पोषण प्रकार की। भोजन की बात करते, पाचन की बात करते हैं तो पाचन किस प्रकार का है, पक्षमाभि पोषणीय प्रकार का पाचन या सीलियरी पाचन इसमें पाया जाता है। इसको हम निस्संदेह पोषण भी कहते हैं, फिल्टर फीडिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो जलधारा शरीर में प्रवेश करती है वो बार बार छन कर जाती है। छानने के लिए इनके शरीर पर बहुत सारी संरचना पाई जाती है। भोजन क्या हुआ, भोजन के रूप में ये प्रोटोजोआ, डायटम, डेस्मेड या हम कह सकते हैं पादपों व जंतु प्लवकों को, छोटे जीवों को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब हम बात करते हैं पाचन होता कैसे है, ठीक है, इसकी बात करें कि इनमें अब पाचन कैसे होगा। तो जो भोजन होता है, जलधारा किसके द्वारा, यहाँ मुख के द्वारा प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर पहले क्या पाए जाते हैं, मुखीय सिराई पाई जाती है। अब इस मुखीय सिराई के द्वारा क्या होता है, जलधारा में स्पंदन होता है, जिसकी वजह से बड़े भोज्य कण बाहर ही रह जाते हैं, केवल छोटे छोटे भोज्य कण ही अंदर प्रवेश करते हैं। अब इसके पश्चात भोजन मुख से कहाँ जाता है, वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल में भी क्या होते हैं, मूलर के अंग पर भी सीलिया लगे हैं, तो यहाँ पर भी जल में निरंतर जलधारा उत्पन्न होती है, यहाँ पर भी छोटे भोज्य कण रह जाते हैं। इसके पश्चात भोजन कहाँ आता है, ये आंत्रमुख के द्वारा, आंत्रमुख पे क्या लगा है,
अवरोधनी लगी है जो कि क्या करती है, इसको खोलने और बंद करने का कार्य करती है। तो आंत्रमुख से क्या होती है, जलधारा ग्रसनी में आती है। अब ग्रसनी में क्या होते हैं, ग्रसनी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो उन छिद्रों के द्वारा, ठीक है, उन छिद्रों के द्वारा जल तो क्या होता है कि छिद्रों के माध्यम से कहाँ, एट्रियम में आ जाता है। जो छिद्र मिल रहे हैं ग्रसनी में, हमने बात करी थी कि 200 से 300 तक गिल छिद्र पाए जाते हैं। तो इन छोटे छोटे छिद्रों से भोजन के कण छन कर, यानी कि क्या होगा, भोजन तो यहीं रह जाएगा गिल छड़ों में, और जो जल होता है वो छनकर कहाँ जाता है, एट्रियम गुहा में आ जाता है। तो पानी तो कहाँ आ गया, एट्रियम में, और एट्रियम के द्वारा जो एट्रियोपोर होता है वहाँ से जल बाहर निकल जाता है। एट्रियम गुहा में आकर जल एट्रियोपोर के द्वारा, एट्रियो जो पोर होता है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। कभी कभी कुछ भोजन के कण क्या होते हैं, यहाँ गिल छिद्रों से एट्रियम गुहा में भी आ जाते हैं। तो एट्रियम गुहा में कुछ पेपिला प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं, पेपिला होती हैं। ये पेपिला क्या करते हैं, भक्षकाणु विधि से, भक्षकाणु यानी कि किसी चीज को खा जाना, उनका भक्षण करके भोजन के कणों को पचाने का कार्य करती है। तो एट्रियम गुहा में कुछ पेपिला के समान कोशिकाएं होती हैं जो कि भक्षकाणु विधि के द्वारा भोजन का पाचन करती हैं। अब इसके पश्चात जो भोजन होता है कहाँ आया, ग्रसनी में। ग्रसनी में क्या होती है, एंडोस्टाइल होती है। अब एंडोस्टाइल में हमने बात करी किसमें क्या होती हैं, 5 रोमाबी क्या होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं, 4 ग्रंथिल पंक्तियाँ होती हैं। तो इन रोमाबी पंक्तियों के द्वारा जो भोजन के कण हैं उनमें श्लेष्म लगाया जाएगा। श्लेष्म कौन स्रावित करता है, एंडोस्टाइल की ग्रंथिल कोशिकाएं। एंडोस्टाइल की जो ग्रंथिल कोशिकाएं हैं, एंडोस्टाइल की ग्रंथिल कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, श्लेष्म। उस श्लेष्म को भोजन में लगाने का काम कौन करते हैं, सीलिया। अनुदैर्ध्य सीलिया की जो पंक्तियां होती हैं वो भोजन के साथ श्लेष्म को मिक्स करने का कार्य करती है। और इन सीलिया में स्पंदन के द्वारा भोजन यहाँ से होता हुआ कहाँ, ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसमें क्या होता है, सीलियाओं के द्वारा भोजन ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके पश्चात भोजन परिग्रसनीय खांच से होता हुआ कहाँ आता है, ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस भी कैसी है, रोमाबी संरचना होती है। कैसी संरचना है ये, रोमाबी संरचना। अब इस रोमाबी संरचना से ईसोफेगस में भोजन, यहाँ भी स्पंदन होगा, और कहाँ आता है, मध्यांत्र में आता है। अब इस मध्यांत्र में क्या पाया जाता है, रोमाबी प्रवेश पाया जाता है, पार्श्वीय रोमाबी प्रवेश पाया जाता है। ये क्या करता है, क्योंकि इस पर भी रोम लगे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये भोजन को सीधे ही पश्चात में ना पहुंचाकर किसमें धकेलने का कार्य करता है, मध्यांत अंधवर्ध में धकेलने का कार्य करता है। क्या होगा कि मध्यांत्र में आने के पश्चात भोजन सीधा पश्चांत्र में ना जाकर कहाँ जाता है, मध्यांत अंधवर्ध में जाता है। मध्यांत अंधवर्ध की जाइमोजन कोशिकाओं के द्वारा क्या होते हैं, एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जो भोजन के साथ मिल जाते हैं।
अब मध्यांत्र भी कैसा है, ये भी, इसमें भी बहुत सारे रोम होते हैं। तो यहाँ से भोजन किसमें आता है, पश्चांत्र में पश्चांत्र में जाता है। अब पश्चांत्र में जो भोजन है, यहाँ हमने बात करी थी कि पश्चांत्र में क्या मिलती हैं, इलियोसिकल वलय मिलती हैं। क्या बात करी थी हमने यहाँ, इलियोसिकल वलय। ये वलय क्या करती है कि मध्यांत्र से जब पाचक रस युक्त भोजन आता है तो ये वलय उस भोजन को उन एंजाइम के साथ मिलाने का कार्य करती है, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो यहाँ भोजन कैसा होगा, श्लेष्म युक्त नम कोढ़ अवस्था में होता है। यहाँ की अब यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं भी होती हैं। मध्यांत अंधवर्ध में कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं भी होती हैं जो कि पाचक एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। तो यहाँ पर मध्यांत अंधवर्ध के द्वारा साथ साथ आंत्र की कुछ ग्रंथिल कोशिकाओं के द्वारा एंजाइम स्रावित कर भोजन का पाचन किया जाता है। भोजन पचित होकर अधिकांश भाग कहाँ के द्वारा, पश्चांत्र में अवशोषित होता है, और अपचित भोजन कहाँ, रेक्टम से होता हुआ गुदा द्वार से बाहर निकल आता है। तो यहाँ यदि हम पूरे ब्रैंकियोस्टोमा में पाचन क्रिया की यदि बात करते हैं तो इसमें पूरी पाचन की क्रियाओं में जो सीलिया हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन सीलियाओं में निरंतर स्पंदन के द्वारा भोजन श्लेष्म के साथ मिलाया जाता है, पाचक एंजाइम्स के साथ मिलाया जाता है। अब पाचन जो होता है यहाँ दो विधि से भी हो सकता है। एक होता है बहिकोशिकीय और दूसरा होता है अंतःकोशिकीय। अब बहिकोशिकीय तो अभी तक हमने जो पूरी विधि पढ़ी वो एक प्रकार से कैसी होती है, बहिकोशिकीय प्रकार की होती है कि जो एंजाइम होते हैं उनके मिलने से भोजन धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और क्या होता है, पश्चांत्र में जाकर पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है। इसके अलावा जो मध्यांत्र होता है, मध्यांत्र की कुछ कोशिकाएं भोजन का अंतःकोशिकीय पाचन करती हैं। मध्यांत्र की कुछ कोशिकाएं भोजन का अंतःकोशिकीय पाचन करती हैं। ये क्या करती हैं कि भोजन को भक्षकाणु विधि से ग्रहण करती है। जब भोजन भक्षकाणु विधि से ग्रहण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। तो एट्रियम गुहा और मध्यांत अंधवर्ध की कुछ कोशिकाएं भोजन का अंतःकोशिकीय पाचन भी करते हैं। इस तरीके से जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आगे हम इसका नेक्स्ट कार्य की संरचना पढ़ेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।